Hello everyone, welcome to Free Study. So second part for Insta May 2020 Current Affairs Compilation. एक पार्ट हमने कल अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। पेज नंबर 1 to 30 हमने कवर कर लिए थे। आज हम पेज नंबर 31 to 60 करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, या फिर कोई भी अगर करंट अफेयर्स की वीडियोस किसी के लिए यूज़फुल हो सके तो आप भी शेयर ज़रूर करें। सो टॉपिक्स पढ़ेंगे, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शनिंग देखेंगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। सो थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, दैट इज श्री एम वेंकैया नायडू, उन्होंने एक मीटिंग की लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी के साथ। ये हमने कल कर लिया था कि किस तरीके से जो कमिटीज़ है पार्लियामेंट की वो अपनी मीटिंग्स होल्ड करेंगे, बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग्स हुई। तो टाइप्स क्या है कमिटीज़ के? कुछ होती है स्टैंडिंग जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड होती हैं एंड ये एनुअल बेसिस पे हर साल मनाई जाती हैं। सिलेक्ट कमिटीज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती हैं एंड कोई भी पर्टिकुलर बिल के लिए, एंड जैसे ही वो बिल डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है तो वो कमिटी भी खत्म हो जाती है। फाइनेंस कमिटी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, एक तो है आपकी पब्लिक अकाउंट कमिटी, दूसरी है आपकी एस्टिमेट्स कमिटी और तीसरी है आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पावर्स, इनको पावर्स मिलती हैं आर्टिकल 105, ध्यान रखिएगा, and article 118. Article 105 on the privileges of parliament members and article 118 कि पार्लियामेंट की क्या अथॉरिटी है टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये जो पार्लियामेंट है वो इन कमिटी की रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं है, मीन्स ये एडवाइजरी है नेचर में, बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो कमिटीज़ है ये पार्लियामेंट को हेल्प करती हैं उनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज वी ऑल नो कि जो पार्लियामेंट है वो पीपल की विल पर ही चलेगा एंड कुछ लॉ मेकर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं। सो थोड़ा जो एक्सपर्टीज मिल पाता है लॉ मेकर्स का, एंड इट कैन बी मेक मोर ओपन, इंटेंसिव एंड बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ले पाएंगे। तो ये कमिटीज़ के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से लिए जाते हैं एंड दे आर वेल इक्विप्ड विद ऑल द कंडीशंस। देन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि हम सभी को पता है दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस उठते हैं तो मिनिस्टर्स को आंसर देने होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ है ये एक स्टेप आगे बढ़कर कि सीनियर ऑफिशियल्स जो है या कोई भी क्या क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं तो ये पहले से ही डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो पार्लियामेंटेरियंस को ये हेल्प करते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस को करीब से समझने में। क्या ये कमिटीज़ को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है? तो देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास कोई डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज रिसर्च सपोर्ट नहीं है एंड जो नॉलेज गैप है उसे मींस ब्रिज करना, मींस कम करना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा अगर कमिटीज़ के पास फुल टाइम एंड सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च स्टाफ हो। देन ये ध्यान रखिएगा कि अगर बेटर प्लानिंग करनी है लेजिस्लेटिव बिजनेस की तो मैंडेटरी स्क्रूटनी करना सभी बिल्स का ज़रूरी है। सो ये आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट गवर्नमेंट मॉडिफाइज लॉ ऑन फॉरेस्ट राइट। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने मॉडिफाई कर दिया है एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, जिसके थ्रू वो क्लेमेंट्स जो राइटफुल हो, मीन्स सही हो, वो अपने फॉरेस्ट राइट्स को क्लेम कर सकते हैं एंड टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के खिलाफ के डिसीजन के अगेंस्ट ये अपील कर सकते हैं। तो गवर्नर ने मॉडिफाई किया है सेक्शन 6 in the application of scheduled area of the state of Maharashtra and schedule 5th आपको पता होगा जिसके अंदर scheduled areas आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये भगत सिंह कोश्यारी जी ने किया है। इम्पॉर्टेंस क्या है? ताकि ट्राइबल्स को जस्टिस मिल सके, बिकॉज वी ऑल नो कि ये वो उनकी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो रिजेक्ट कर दी थी डीएलसी ने, एंड ये डीएलसी भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये पंचायत एक्ट
इन द स्टेट उसमें भी अप्लाई होगा। एंड जो नोटिफिकेशन है वो ये भी कहता है कि जो भी डिविजनल लेवल कमिटीज़ हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल कमिश्नर्स उन्हें बनाया जाएगा ताकि वो अपील सुन सके अगेंस्ट द डीएलसीज डिसीजन। एंड अगर कोई भी डिसीजन जो है वो कोई भी ऑर्डर जो है वो पास कर देती है डीएलसी बिना नोटिफिकेशन के कमेंसमेंट नोटिफिकेशन के कमेंसमेंट से पहले अगर ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो जो अपील है वो विद इन 6 मंथ्स करनी होगी। एंड अगर नोटिफिकेशन के बाद ऑर्डर पास किया जाता है तो 90 डेज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ 6 मंथ्स है एंड यहाँ पर 90 डेज है। क्रिटिसिज्म क्यों आ रहा है? क्योंकि जो एक्टिविस्ट है जो इससे कंसर्न है वो ये कह रहे हैं कि इससे और ज़्यादा डिले होगा फॉरेस्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करेगा। मीन्स एक ऐसी तलवार जो कि दोनों तरफ से मीन्स वार करेगी। तो ट्राइबल फार्मर को मुश्किल होगी कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक जाएं एंड जो कमेटी है वो और भी डिले कर सकते हैं। डिले मीन्स डिनायल हो सकता है जस्टिस का, एंड जो फेक क्लेम्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो अभी हमने बात की थी 5th शेड्यूल की। 5th शेड्यूल के अंदर आपके शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? AMTM को छोड़ के, क्योंकि आपके शेड्यूल 6 में आते हैं, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ध्यान रखिएगा मणिपुर नहीं है। नाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर 5th शेड्यूल एरियाज। तो 5th शेड्यूल एरियाज के लिए जो गवर्नर होता है हर स्टेट का, जब भी प्रेसिडेंट कहें तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देनी होगी कि किस तरीके से वो इन शेड्यूल एरियाज को मैनेज कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं कि वो स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो शेड्यूल एरियाज को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करें। जो पार्ट 4th है 5th शेड्यूल का वो ये कहता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश कीजिए हर स्टेट में जहाँ जहाँ शेड्यूल एरियाज़ हैं। कॉम्पोजिशन 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते, जिनमें से 3/4 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स के उस लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड अगर जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कम है नंबर ऑफ सीट्स इन द TAC दैट इज ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, तो जो रिमेनिंग सीट्स होंगी वो अदर मेंबर्स ऑफ ट्राइब्स फिल करेंगे। ठीक है। देन देखिए फंक्शंस। जो आपकी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो एडवाइस करती है उन मैटर्स पर जो कि वेलफेयर एंड एडवांसमेंट करे ST का, एंड एज मे बी रेफर टू देम बाय द गवर्नर। तो इसके अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट लग सकता है तो वो कॉम्पोजिशन वाला ही लगेगा। तो ये ध्यान रखिए 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, जिसमें से 3/4 यानी कि 15 जो होंगे वो आपके क्या होंगे? ST के होंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये कम हों एज कंपेयर टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो जो बाकी सीट्स होंगी वो कौन भरेंगे? आपके मेंबर्स भरेंगे ट्राइब्स के। तो अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नर जो है वो रूल्स बनाते हैं कैसे, कि कितने मेंबर्स होंगे काउंसिल में, उनका क्या अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होने के बाद कैसे मीटिंग्स कंडक्ट की जाएंगी, गवर्नर नोटिफिकेशन के थ्रू कोई भी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को वो अप्लाई करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते उस पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, या एक्सेप्शंस डाल के या मॉडिफिकेशन कर कर भी। जो गवर्नर हैं वो रेगुलेशंस बनाते हैं कि पीस एंड गुड गवर्नमेंट हो सके ऑफ एनी एरिया ऑफ द स्टेट जो कि शेड्यूल्ड एरिया हो। एंड ये जो रेगुलेशंस है ये प्रोहिबिट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप कोई भी लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अमंग द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ताकि जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड है वो भी रेगुलेट किया जा सके। इन रेगुलेशंस के को बनाते वक्त जो गवर्नर है वो रिपील भी कर सकते हैं एंड अमेंड भी कर सकते हैं कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर भी या फिर कोई एग्जिस्टिंग लॉ भी आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। Now, Lok Sabha nominates 15 MPs as associate members of Delimitation Commission। तो लोक सभा मेंबर ने 15 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर से, असम से, मणिपुर से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, इन्हें एसोसिएट मेंबर्स बनाया है डीलिमिटेशन कमीशन का, ताकि पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो दोबारा से विड्रॉ हो सके ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए जम्मू एंड कश्मीर ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप ध्यान रखिए नाम। तो N से आपका नागालैंड, A से है आसाम, A से अरुणाचल प्रदेश एंड M से है मणिपुर। नाउ हु आर एसोसिएट मेंबर्स? तो MP या जो MLAs होते हैं मींस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिनके लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जा रही है, तो एसोसिएट मेंबर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पैनल को टास्क में।
गवर्नमेंट ने मार्च 6 को कहा था कि डीलिमिटेशन कमीशन बनानी होगी, जिसे हेड किया फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई ने, कि रीड्रॉ करना होगा लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अगेन जम्मू कश्मीर एंड नाम, एंड डीलिमिट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। किसके अकॉर्डिंग? डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। अब डीलिमिटेशन बोल रहे हैं, डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसकी बाउंड्री को फिक्स कर देना कि इसमें लेजिस्लेटिव बॉडी है। नाउ इसको कौन करता है? एक हाई पावरफुल कमीशन करती है, जिन्हें डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन कहते हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं कि जो ऑर्डर्स होते हैं उनका जो फोर्स होता है वो लॉ की तरह है एंड किसी भी कोर्ट में वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। 4 बार ये हो चुका है। 52 में, 62 का एक्ट जो था वो 63 में अप्लाई किया गया, 72 का जो एक्ट था वो 73 में एंड 2002। कमीशंस के जो ऑर्डर होते हैं वो इन्फोर्स किए जाते हैं उस डेट पर जो डेट प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करे, एंड जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी जो कॉपीज़ होती हैं वो लोकसभा के सामने एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने भी रखी जाती हैं, एंड इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन परमिट नहीं होता। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसे अपॉइंट करते हैं सेंटर, एंड 3 मेंबर्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चेयरपर्सन की तरह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो वही होंगे, और अगर इलेक्शन कमिश्नर है तो उसे नॉमिनेट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। डीलिमिटेशन क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन मिल सके, फेयर डिवीजन हो सके जोग्राफिकल एरियाज का, ताकि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज ना मिले। प्रिंसिपल वही फॉलो करना है, 1 वोट 1 वैल्यू। तो डीलिमिटेशन कैसे कैरिड आउट होती है? अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट डीलिमिटेशन एक्ट इनेक्ट करते हैं हर सेंसस के बाद, एंड आर्टिकल 170 के अंदर स्टेट को डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एज पर डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जब एक बार एक्ट फोर्स में आ जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप कर देती है। Now, HC High Court asked Andhra Pradesh government to reinstate रमेश कुमार। तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज ऑर्डिनेंस एंड जो कॉन्सिक्वेंशियल गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे उन्हें स्ट्रक डाउन कर दिया। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि वो दोबारा से मिस्टर रमेश कुमार को रीइंस्टेट करें। इशू क्या है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे उनका जो टर्म था वो 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था। नाउ ऑर्डिनेंस जो था वो ये पावर देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कि वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, कैंडिडेट्स को पनिश भी कर सकते हैं आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द लोकल बॉडीज। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डिनेंस को स्ट्रक क्यों कर दिया? क्योंकि जो पावर आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग मिलती है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस वो एक एब्सोल्यूट इंटरेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये कंडीशनल होता है उन सिचुएशन पर एंड उस सेटिस्फैक्शन पर कि जो सर्कमस्टांसेस है वो ऐसा एक्शन डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 243 के को, एंड जो कहता है कि एसएसी को आप रिमूव नहीं कर सकते, मींस उसी मैनर में करेंगे जिस मैनर में हाई कोर्ट जज कहेगा। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि एसडीसी करते हैं, यानी कि सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करते हैं इलेक्टोरल रोल्स का, किस किस का? पंचायत का एंड म्यूनिसिपैलिटीज का, 243 के एंड 243 ZA के अंदर। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसे अपॉइंट करते हैं गवर्नर, एंड आर्टिकल 243C3 के अकॉर्डिंग, जस्ट अ मिनट, एंड आर्टिकल 243C3 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर हैं अगर उन्हें स्टेट इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करें तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टाफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि फंक्शंस को इजीली डिस्चार्ज किया जा सके। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका सिमिलर मैंडेट है, क्या उनके पास सिमिलर पावर्स भी हैं? तो देखिए 243 के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बोलता है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बोलता है, तो यहाँ तो सेम स्टेटस हो गया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने
2006 में सुप्रीम कोर्ट ने टू कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को मींस कहा कि ये सेम पावर इंजॉय करते हैं। किशन सिंह तोमर वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ सिटी ऑफ अहमदाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर से भी बाउंड रहेंगे ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग असेंबली एंड पार्लियामेंट्री पोल्स। ये आप कुछ प्रीलिम्स लिंक एंड मेंस लिंक देख सकते हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा। नाउ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 11 मेंबर कमेटी है जिसे लेड करेंगे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अडेली सुमारीवाला। एंड ग्रांट कितना देना है, एफिलिएशन फी कितनी होगी टू इट्स मेंबर ऑफ 2020। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक मूवमेंट की एंड कॉमनवेल्थ गेम्स की इन इंडिया, एंड एक एफिलिएटेड मेंबर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी, एंड इन सब को रिकॉग्नाइज करता है। मींस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो क्या काम करते हैं, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एडमिनिस्टर करना, एथलीट्स के वेलफेयर को देखना, ओवरसी करना कि जो एथलीट्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स गेम्स में अपने आप को, ओलंपिक गेम्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, एंड और भी मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन होते रहते हैं आईओसी के, सीजीएफ के, ओसीए के एंड एएनओसी के भी। ठीक है, तो आईओए जो है वो 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था, सर दोरबजी टाटा ने एंड डॉक्टर ए जी नोहरेन ने किया था। ये इसके फाउंडिंग सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी जनरल हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर हुई अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। इनके जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस होते हैं, आईओसी मेंबर्स होते हैं एंड अदर सिलेक्ट मल्टी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी। गवर्नेंस तो इसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को गवर्न करते हैं 32 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 ईयर्स के लिए। नाउ वी विल रीड अबाउट कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो फ्री फ्लो हो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का लॉकडाउन के टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने 2000 कॉमन सर्विस सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया। 3.8 लाख कॉमन सर्विसेज सेंटर्स जो थे वो 60 करोड़ पीपल को हेल्प करने के लिए बनाए गए। कस्टमर्स जो थे वो ऑनलाइन भी जा सकते थे एंड सप्लाईज को ऑर्डर कर सकते थे थ्रू एन ऐप। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को भी ये प्रोवाइड की गई ताकि रिटेल में भी हेल्प हो सके एंड अरेंजमेंट हो सके टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स विद इन फ्यू आवर्स। ठीक है, ऑफलाइन ऑर्डर भी ले सकते थे। तो कॉमन सर्विसेज सेंटर जो है वो कॉर्नर स्टोन है, मीन्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का भी। ये डिलीवरी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का भी टू विलेजेस इन इंडिया एंड डिजिटली एंड फाइनेंशियली इंक्लूड करते हैं सोसाइटी को। मल्टी सर्विसेज सिंगल पॉइंट मॉडल पर काम करते हैं कि एक ही सिंगल जोग्राफिकल लोकेशन पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सके। इससे जो इम्पॉर्टेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर सर्विसेज है, ये तो हैं ही हैं। साथ में बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज टू सिटीजन्स इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़ वो भी मिल पाती हैं। तो जो CSC हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, इनके 3 विजन एरियाज़ हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, कि एक तो हर सिटीज़न को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, गवर्नेंस एंड सर्विसेज देना ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट करना सिटीजन को। तो ये सर्विस डिलीवरी पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा है, एक चेंज एजेंट्स की तरह काम करते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, रूरल कैपेसिटीज़ को बिल्ड कर पाते हैं, लाइवलीहुड्स को, एक बॉटम अप अप्रोच है। जो CSC प्रोजेक्ट है वो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का भी कॉम्पोनेंट है, जिसे अप्रूव किया था गवर्नमेंट ने मई 2006 में in as part of its commitment in the national common minimum program, and ये one of the approved project है in integrated mission mode projects of the national e-governance plan. now one nation one ration card, तो ये हमने कर लिया है। मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, पूरा ही पढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट बॉक्स के अंदर कभी कभी लिख देते हैं कि हमने आपका सभी वीडियोस थोड़े देखे हैं जो हम ऐसे आप एक वीडियो के अंदर बोल देते हो। तो उनके लिए भी, चाहे वो नेगेटिव ही बोलते हो, लेकिन हमें तो पॉजिटिव रहना है, तो हमारा तो दोबारा रिवीजन ही होगा, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए 5 और स्टेट्स हैं जिन्होंने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को ज्वाइन किया है। क्या क्या है? बिहार, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश एंड दमन एंड दीव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे ध्यान रखेंगे? BHU एंड BHU। ठीक है, बिहार एंड हिमाचल प्रदेश एंड यूपी। और इसके साथ अब मैं आपको ध्यान रखना है DP।
ठीक है, व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो ना, तो दमन एंड दीव एंड पंजाब, तो ये स्टेट्स हैं, 60 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, 17 स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरी से। तो ये बेनिफिशियरीज को इंश्योर करने के लिए है, खास करके माइग्रेंट्स को, ताकि वो पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको एसेस कर पाए, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी पीडीएस शॉप से वो राशन ले पाए। कोई भी पुअर पर्सन ताकि डिप्राइव ना हो, उसे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिल सके फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, एंड उनको अलग अलग राशन कार्ड ना रखने पड़े। तो इससे फ्रीडम मिलेगी बेनिफिशियरीज को कि वो एक पर्टिकुलर शॉप पे बंधे नहीं रहेंगे, एंड वो शॉप ओनर्स पर अपनी डिपेंडेंस भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो राशन कार्ड को इशू करेंगे बाईलिंगुअल फॉर्मेट में, मींस एक तो लोकल लैंग्वेज में एंड दूसरी लैंग्वेज हो सकती है हिंदी या फिर इंग्लिश। 10 डिजिट का एक स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर होगा, जिसमें से पहली 2 डिजिट्स होंगी स्टेट के कोड की, जैसे मान लो हरियाणा है तो हरियाणा का कोड होगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो होंगी वो होंगी राशन कार्ड नंबर्स। इसके अलावा और 2 डिजिट्स होंगी जो कि क्रिएट की जाएंगी, ताकि प्रोवाइड मीन्स राशन कार्ड नंबर पर, ताकि जो मेंबर की आईडी है उसको क्रिएट किया जा सके। चैलेंजेस क्या है? करप्शन हो सकता है इससे, क्योंकि हर स्टेट के अपने पीडीएस है, एंड वन नेशन वन डिस्ट्रीब्यूशन राशन कार्ड अगर ये इम्प्लीमेंट करेगा तो इससे करप्शन हो सकता है, क्योंकि जो कॉमन मैन है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, जो मिडल एंड जो करप्ट पीडीएस शॉप ओनर्स है वो उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तमिलनाडु ने इसका अपोज किया है, क्योंकि ये अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज वो कह रहे हैं कि इससे होंगे, एंड ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो किस किस स्टेट ने अपनाया? बीएचयू एंड डीपी ने अपनाया। कौन अगेंस्ट में है? तमिलनाडु अगेंस्ट में है। Then comes DICGC, that is डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आरबीआई ने कहा है, देखिए यही जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको अप्रैल के करंट अफेयर में भी कराया है, ठीक है। तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम कई मीन्स हर महीने से करते आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो मैं फिर भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी वीडियोस ज़रूर देख लें, आपको फ़ायदा ही होगा। तो आरबीआई ने रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ महाराष्ट्र को कहा कि वो वाइंडिंग अप जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दे, एंड एक लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करें। लिक्विडेशन पे जो हर डिपॉजिटर होंगे उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। रिसेंटली आरबीआई ने जो लाइसेंस था मुंबई बेस्ड सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो काफ़ी डाइवर्स हो गई थी, अनसस्टेनेबल हो गई थी, एडवर्स हो गई थी। बैंक जो था वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स को पे कर पाए, एंड जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो इंडिया ने रखी हुई है 9%, उसको मीट नहीं कर पाए थे। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो होती क्या है? ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है कि बैंक के पास कितना कैपिटल होना चाहिए टू इट्स रिस्क। एक मेजर है कि बैंक के पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। इसे डिसाइड करते हैं सेंट्रल बैंक्स एंड बैंक रेगुलेटर्स, ताकि कमर्शियल बैंक्स को मीन्स वो ज़्यादा एक्सेसिव लिवरेज ना ले ले एंड इंसॉल्वेंट ना हो जाए। बेसल थर्ड नॉर्म्स जो है वो तो 8% ही कहता है, लेकिन आरबीआई के अकॉर्डिंग 9% इंडिया में मेंटेन किया जाता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? ये इंडिया में रेगुलेट कैसे होता है? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस मींस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दी जाती है डिपॉजिटर्स के मनी को बाय रिसीविंग अ प्रीमियम। ये डीआईसीजीसी जो है वो आरबीआई के अंडर सेटअप किया गया है, गवर्नमेंट ने सेटअप किया ताकि अगर बैंक फेल हो जाए तो डिपॉजिटर्स को कुछ पैसे तो वापस मिले। तो डीआईसीजीसी जो है वो 10 पैसे चार्ज करता है पर 100 रुपीज़। अगर आपने अपने बैंक में 100 रुपये जमा किए हैं तो उस पर 10 पैसे ही लेता है डीआईसीजीसी। तो ये जो प्रीमियम है ये इंश्योर्ड बैंक्स पे करते हैं टू द कॉर्पोरेशन, इज पेड बाय द बैंक्स, डिपॉजिटर्स को पास नहीं किया जाता। जो डीआईसीजीसी है वो लास्ट मींस 5 लाख फरवरी 2020 में किया गया है, इससे पहले 1 लाख था 1993 से। प्रोसीजर क्या है? तो देखिए डिपॉजिटर्स के साथ डीआईसीजीसी डायरेक्टली डील नहीं करता। जब बैंक लिक्विडेट होता है तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, एंड वो सारी वाइंडिंग अप प्रोसेस करते हैं। वो सारी लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स हैं विद इन 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग चार्ज। सो डीआईसीजीसी एक्ट के अंदर जो लिक्विडेटर होते हैं उन्हें एक लिस्ट देनी होती है इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स की डीआईसीजीसी को,
एंड विद इन 3 मंथ्स। सो जो DICGC है फिर वो इन ड्यूज को 2 मंथ्स के अंदर पे कर देते हैं। तो लिक्विडेटर को 3 महीने मिलते हैं लिस्ट देने के लिए, एंड फिर ये लिस्ट में जो पेमेंट करनी है वो 2 महीने के अंदर करनी होती है DICGC को। अब DICGC के अंदर सभी कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन कहाँ कहाँ के इंक्लूडेड नहीं है? मेघालय की, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ के, लक्षद्वीप के, दादर एंड नागर हवेली के, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। एंड प्राइमरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ना ही डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, ना ही डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ना ही इंटर बैंक डिपॉजिट्स, एंड ना ही स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के डिपॉजिट्स, ना ही कोई अमाउंट जो कि डिपॉजिट अगर आपने रिसीव किया है आउटसाइड इंडिया वो भी अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होगी। एंड जिसे स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया हो DICGC ने RBI के अप्रूवल से, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ये टॉपिक आई थिंक मैं 7th टाइम करा रही हूँ। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। तो माइग्रेशन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग कोविड-19 एंड इसी के लिए ये हमें ये एक्ट पढ़ना पड़ रहा है। तो नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो नेशनल लॉकडाउन था मार्च 24 को अनाउंस हुआ था एट वेरी शॉर्ट नोटिस, जिसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए काफ़ी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई। एंड जो काम कर रहे थे लेबर वेलफेयर की फील्ड के अंदर, उन्होंने इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 के बारे में याद दिलाया टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। लेकिन सीरियस इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो नहीं हो पाई एंड राइट्स को भी इग्नोर किया गया। ये जो एक्ट है ये बताता है कि जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स होंगे, मीन्स जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनकी किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट होगी, क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी, क्या सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। जो मेन एम्प्लॉयर है वो प्रोहिबिट होगा कि वो इंटर स्टेट वर्कमैन को एम्प्लॉय नहीं करेगा बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कमैन को रिक्रूट करेगा फ्रॉम वन स्टेट फॉर डिप्लॉयमेंट इन अनदर स्टेट, उन्हें लाइसेंस भी लेना होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो भी बाउंड होंगे सर्टेन कंडीशन से। लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये सभी स्टेब्लिशमेंट के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पर भी 5 या 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हों एंड लास्ट 12 मंथ से। ये उन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि सिमिलर नंबर ऑफ इंटर स्टेट वर्कमैन को एम्प्लॉय करते हैं। ये जो एक्ट है ये अप्लाई करता है रिगार्डलेस कि 5 या 5 से ज़्यादा वर्कमैन हो एम्प्लॉयड इन द इस्टेब्लिशमेंट और बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, सो देखिए हम एक IAS लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसी टर्म्स होते हैं जैसे मान लीजिए इंटर स्टेट माइग्रेंट्स ही हो गया या कॉन्ट्रैक्टर्स ही हो गया, तो आई थिंक मैं ये मान के चलती हूँ कि ये वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होगा। लेकिन स्टिल मैंने 1-2 कमेंट्स पढ़े तो लिखा हुआ था कि हमें तो ये शब्द नहीं पता है, इसका मतलब नहीं पता है एंड वर्स्ट वीडियोस हैं। सो जब मैंने देखा कि जो काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ को प्रेज़ नहीं करते कि हमने कितने कम टाइम के अंदर सभी वीडियोस को कवर करने की कोशिश की, क्योंकि फैब से मैंने जो वीडियोस थी वो देखनी शुरू की एंड मार्च से मैंने अपलोड करनी शुरू की। ओके, एंड मई के अंदर हमारा एग्ज़ाम ही था, तो मैंने 3 महीने के अंदर पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर किया है। तो अगर हम इतनी स्पीडली नहीं करते, क्योंकि पहले तो पता नहीं था ना कि मई 31 को एग्ज़ाम नहीं होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स या जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ को प्रेज़ करने की बजाय कि आप बहुत स्पीडली बस इसका हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि एक बार आप खुद से ज़रा पढ़कर देखें, हिंदी में खुद भी कन्वर्ट करके देखें तो आपको पता चलेगा। बट स्टिल उनको छोड़ देते हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, क्योंकि अगर जो 10 कमेंट्स हैं वो नेगेटिव में नहीं आते, 10 अगर पॉजिटिव में आते तो उसमें से एक ही नेगेटिव में आता है, लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है वो कहीं ना कहीं मुझे बल्कि वो ही करता है, मोटिवेट ही करता है कि ठीक है बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है या किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं लेती एंड मैंने उन स्टूडेंट्स को खास करके रिप्लाई किया है जो कि नेगेटिव कमेंट्स देते हैं दैट आई विल वर्क फॉर इट, सो आई विल वर्क ऑन इट। तो मैं नेगेटिव वे में मतलब थोड़ी देर तो बुरा लगता है कि भाई मतलब क्यों ऐसा लिख रहे हैं, बट फिर माना जाता है कि हो सकता है उनको नहीं समझ में आया हो, क्योंकि कई टर्म्स ऐसी होती हैं, जैसे मैं भी आपको बताऊं तो साइंस की कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आती एंड अगर उसको कोई बहुत ईजीली वे में समझा देता है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
खैर छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, तो देखिए क्या प्रोविजंस हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा इस्टेब्लिशमेंट्स का इंटर स्टेट वर्कर्स के लिए, एक अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, एंड एक फर्स्ट लेयर जो होती है वो बन पाती है अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर लेबर। गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि वो मतलब देख सकते हैं कि कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, किनको लीगल बेसिस मिला है फॉर रेगुलेटिंग देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस, वेज रेट्स, हॉलीडेज, ये सब डिसाइड हो पाती हैं। क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए हैं रिफॉर्म करने के, मीन्स इसको तो एक ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 में बनाया गया था, जिसके अंदर 13 लेबर लॉज को मर्ज किया गया था एंड एक सिंगल पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाया गया था। उन्हीं में से एक था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। जो एक्टिविस्ट हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, एक्टिविस्ट को डर है कि जो सेफगार्ड्स माइग्रेंट वर्कर्स को दिए जा रहे हैं वो न्यू कोड के अंदर मतलब नहीं मिलेंगे। एंड जो लॉज को जो मतलब कंसोलिडेट किया गया है, तो काफ़ी सेपरेट लॉज को जो कंसोलिडेट किया गया है, तो इससे काफ़ी तरीके के जो वर्कर्स हैं या जो लेबरर्स हैं उनको मीन्स जो पुराने जो मतलब लॉज जो हैं वो रिपील हो जाएंगी। तो जो रिगार्डिंग अगर हम इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर की भी टर्म इंक्लूडेड है। एंड इस इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी सेपरेटली डिफाइन किया गया है कि वो पर्सन जैसे एम्प्लॉय करे, मान लीजिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होगा, ये स्टेट है, ये स्टेट है, आप इस स्टेट से इस स्टेट के अंदर आ गए, ठीक है, तो आप इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हैं, सिंपल। ओके, अब हम पढ़ेंगे विजाग गैस लीक के बारे में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो आप सभी को पता होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर एक गैस लीक हुई थी, विजाग गैस लीक, एंड स्टायरीन थी वो गैस, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई, आई थिंक 10 और 12 की, अभी हम इसके अंदर देख ही लेते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी के अंदर, उन्होंने पाया कि जो एलजी पॉलीमर्स हैं वो लाइबल है 19th सेंचुरी इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि इंडिया में रिडंडेंट हो गई। मीन सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक तरीके से मतलब बेकार बता दिया था 1986 में। बिल्कुल बेकार वर्ड नहीं कहेंगे, रिडंडेंट का एग्जैक्ट जो हिंदी वर्ड है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लॉयर्स का मानना है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल क्या था, 1868 में रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के अंदर ये इवॉल्व हुआ, एंड अब ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है क्योंकि अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल आ गया है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल चला गया है। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपने नॉन नेचुरल यूज़ किया लैंड का एंड हेजार्डियस जो सब्सटेंसेज है वो प्रेमिसेस के अंदर रखे, तो आप स्ट्रिक्टली लायबल होंगे डैमेज के लिए। तो इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, अगर लायबिलिटी से अगर जो डैमेज है वो प्लांटिव्स के खुद के फॉल्ट की वजह से हुआ हो, गॉड के किसी एक्ट की वजह से, थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से, या फिर विद द कॉन्सेंट ऑफ प्लांटिव उसकी वजह से कोई हेजार्डियस एक्टिविटी हो, तो वो तो एक्सेप्शन है, अदरवाइज बाकी सबको लायबिलिटी पे करनी होगी। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी जिसके लिए लॉयर्स जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ओलियम गैस लीक 1986 जब दिल्ली के अंदर गैस लीक हुई थी उसमें फाइंड किया था। तो इसमें मीन्स एक तरीके से ये था कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो इनएडिक्वेट है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर जो एपेक्स कोर्ट है उनका ये कहना है कि अगर कंपनी हैजार्डियस इंडस्ट्री है तो वो किसी भी एग्जाम्पशन को क्लेम नहीं कर सकती, सारा कॉम्पनसेशन पे करना होगा, चाहे डिजास्टर उनकी वजह से हुआ हो या ना हुआ हो। एंड ये जो पार्ट है ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेट करता है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में थोड़ा और डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉम्पनसेशन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नेचर के अकॉर्डिंग एंड डैमेज के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन पे करना होता है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डैमेज जो है वो पे करना होगा, वो देखा जाएगा कि एंटरप्राइज की क्या कैपेबिलिटी है। जो एस्केप का एलिमेंट है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ज़रूरी नहीं है, मींस अगर हैजार्डियस सब्सटेंस जो है वो प्रेमिसेस से लीक नहीं हुआ लेकिन उससे नुकसान हुआ है तो भी पूरी एंटरप्राइज लायबल होगी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी को अपहेल्ड कर सकते हैं कोर्ट अगर सिंगल डेथ भी रिपोर्ट होती है, मींस अगर कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं भी हुई तब भी जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है।
रेलिवेंस क्या है विजाक गैस लीक केस की। तो जो वर्ड्स हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अंडर एनजीटी ऑर्डर, सो इससे कन्वीनियंट विंडो ओपन होती है फॉर द कंपनी एलजी पॉलीमर्स, ताकि जो लाइबिलिटी है उससे पीछा छुड़ाया जा सके, सो दैट देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट। तो एक बार और अच्छे से सुने, एक बार और रीड करें, ठीक है, ज़रूर समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट शेखतकर कमेटी। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने 9304 पोस्ट जो हैं उनको अबॉलिश कर दिया है इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एंड ये रिकमेंडेशन दी थी शेखातर कमेटी ने। जो स्टेप है अबॉलिश करने का, उसकी वजह से सेविंग्स होंगी। 70% जो बजट है वो सैलरी एंड अलाउंसेस को पे करने में जाता है, एंड काफ़ी कम बचता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। शेखातर कमेटी ने कहा था कि स्टेप्स उठाने होंगे ताकि कैपेबिलिटी को कॉम्बैट किया जा सके ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब देखते हैं ये है क्या। तो इंटरेस्टिंग है, एंड इसके बाद भी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर इसको और समझाया गया है। तो इसके अंदर देखिए एक सिंगल इस्टेब्लिशमेंट्स बनेंगी जिसके अंदर रेडियो मॉनिटरिंग कंपनीज, कॉप्स एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट्स, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट्स, कॉम्पोजिट सिग्नल रेजिमेंट्स, एंड मर्जर होगा कॉप्स ऑपरेटिंग एंड इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट्स का भी। रीस्ट्रक्चरिंग होगी रिपेयर एक्विलॉन्स की इन द आर्मी, ताकि जो बेस वर्कशॉप्स हैं, एडवांस बेस वर्कशॉप्स हैं, स्टेशन वर्कशॉप्स हैं, उन्हें भी इंक्लूड किया जा सके। रीडिप्लॉयमेंट होगा ऑर्डिनेंस एक्लोन्स का, ताकि व्हीकल डिपोट्स, ऑर्डिनेंस डिपोज एंड सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोट्स को भी इंक्लूड किया जा सके। बेटर यूटिलाइजेशन होगा सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन का। क्लोजर हो पाएगा मिलिट्री फार्म्स एंड आर्मी पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट्स का इन पीस लोकेशंस। इन स्टैंडर्ड्स इनहेंस होंगे, एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। नाउ वी विल रीड अबाउट मेजर स्टिमुलस मेजर्स। तो ये अब हम आत्मनिर्भर अभियान के बारे में पढ़ेंगे, यानी का फर्स्ट स्टिमुलस, सेकंड स्टिमुलस, ये सब देखेंगे। तो इकोनॉमिक स्टिमुलस मेजर्स को अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने ड्यू टू लॉकडाउन। तो 15 मेजर्स अनाउंस किए गए एमएसएमईज के लिए, रियल एस्टेट के लिए, एनबीएफसीज के लिए, एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। ये फर्स्ट ट्रेंच था आत्मनिर्भर भारत अभियान का, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एंड अनाउंस किया। 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज है ये। इसके अंदर जो ऑनगोइंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो भी इंक्लूडेड है, जो कि पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज को। सो इस पैकेज के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इंक्लूडेड है, जिसके थ्रू पुअरेस्ट एंड जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं पैंडेमिक के टाइम पर, मीन्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा। एंड काफ़ी और ट्रांचेस, क्योंकि आपने भी न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि एक ही ट्रांच के अंदर सब कुछ, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक ही दिन में सब कुछ नहीं अनाउंस किया था, बल्कि 3 दिन में शायद किया था। तो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की गई है। एमएसएमई अब वो माइक्रो यूनिट्स होंगी जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो एंड टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो। सर्विस एमएसएमई है तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो 25 लाख का। लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। स्मॉल यूनिट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। टर्नओवर जो हो वो 50 करोड़ से कम का हो। सर्विस जो हो वो 2 करोड़ तक की हो इन्वेस्टमेंट। ओके, मीडियम यूनिट्स के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो वो मीडियम यूनिट्स में मानी जाएंगी। एंड जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। ओके, एंड जो सर्विसेज है उनके लिए 5 करोड़। ओके, देन देखिए, मीन्स ये अर्लियर था, मतलब पहले था 10 करोड़, अब हो गया 20 करोड़। एंड अब देखिए, जो एंटरप्राइज जो एमएसएमई की कैटेगरी में आती है उन्हें दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, इन्वेस्टमेंट की भी एंड टर्नओवर की भी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस बेस्ड एमएसएमई का जो डिफरेंस था उसे रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो भी यहाँ पर यूनिट्स है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं सर्विस मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब अब जो है रिमूव कर दिया गया है। तो इसको भी आप एक बार देख लें। ये आपका एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन है, ये रिवाइज्ड है। इसके अंदर जो माइक्रो होती थी
मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है ना, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख था, 10 लाख था, यहाँ पे 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। लेकिन अब ये सब हटा दिया गया है, अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगी। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़, इन टर्नओवर 100 करोड़। तो इसको लर्न करने का बहुत आसान सा तरीका है, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5 से करेंगे 5 करोड़, 10 को 5 से करेंगे 50 करोड़, 20 को 5 से करेंगे 100 करोड़। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 2.5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो उसको आप इतना ज़्यादा ध्यान ना भी रखें तो भी चलेगा। देन देखिए कोलेटरल फ्री लोन्स टू एमएसएमईज। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कोलेटरल फ्री लोन भी दिया जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए का, एंड फॉर द मॉरेटोरियम ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए। इससे 45 लाख स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स को फ़ायदा होगा। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट्स है उनके लिए 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अनाउंस की गई है। जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों में अवेलेबल होगी, एनबीएफसीज के लिए, एचएफसीज के लिए एंड एमएफआईज के लिए भी। दूसरे मेजर्स क्या है? मैंडेटरी सोर्सिंग मीन्स 200 करोड़ तक आपको सोर्स लेना ही लेना होगा। जो प्रोजेक्ट है उसमें रिलैक्सेशन दी गई है अंडर रेरा एक्ट, एंड जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन मीन्स लिक्विडिटी उन्हें मिलेगी। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें 6 महीने और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे सेंट्रल एजेंसी से, एंड उन्हें पार्शियल बैंक जो है वो भी गारंटी करेगा टू ईज देयर कैश फ्लो, मीन्स उनका कैश फ्लो आसान करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड सपोर्ट भी दिया जाएगा लो इनकम ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, जो स्मॉल यूनिट्स में काम करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर, एंड 3 मंथ्स तक उनको मिलेगा। मैंडेटरी ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो कम कर दिया गया है कि 12% की जगह 10% पे करिए। जो सैलरीड वर्कर्स एंड जो टैक्स पेयर्स हैं तो उनको भी कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो अब आप 30 नवंबर 2020 तक फिल कर सकते हैं। जो रेट्स हैं टीडीएस के, टीसीएस के, उनको भी कट किया गया है 25% से। जो स्टैट्यूटरी पीएफ पेमेंट्स हैं उनको भी कम किया गया है 12% से 10% कर दिया गया है अगले 3 महीने के लिए। नाउ इन सब मेजर्स का इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो मेजर्स लिए गए हैं एमएसएमईज के लिए थ्रू गारंटीज, इक्विटी इन्फ्यूजन, डेप्ट सपोर्ट, तो इससे जो बैंक की लैंडिंग है वो इंसेंटिवाइज होती है, सपोर्ट मिलता है टू स्ट्रेस एंटिटीज़, एंड क्रेडिट गारंटी का मतलब कि बैंक्स के पास कोई प्रोविज़न नहीं होगा फॉर द लोन्स, मींस उनको कोई साइड में कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है तो क्रेडिट गारंटी देखिए ये हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको आप एक बार और दोबारा से खुद भी रीड करें। मींस बैंक्स को कोई भी प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है लोन्स के लिए, मींस दे डू नॉट हैव टू सेट असाइड, उन्हें साइड में कोई कैपिटल रखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है तो। जो स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट है लोअर रेट एनबीएफसीज के लिए, उसका मतलब यही है कि बैंक को कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं लेना, एंड एनबीएफसीज पेपर्स आर लाइकली टू बी लैप्ड अप। देखिए कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, आप एक बार क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ें, रमेश सिंह की वो पढ़ ले, इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ ले, तो आपको ये जब तक टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तब तक टॉपिक समझ में नहीं आएगा। एंड देखिए अगर मैं टर्म्स भी समझाने लगूंगी ना तो ये हमारे पीडीएफ्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं हर टर्म को नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि एनबीएफसीज का क्या क्राइटेरिया होता है। जो इस पीडीएफ के अंदर है बस वही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हर एक जो टर्म है वो आपको थोड़ी मेहनत खुद से करनी होगी, जो आपको स्टैटिक पार्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। मैंडेटरी सोर्सिंग 200 करोड़ तक है, जिससे जो लोकल कंपनीज है उनको फ़ायदा होगा एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन से। देन देखिए वाई दीज मेजर्स वर नेसेसरी, क्योंकि जो बैंक्स थे वो लैंड ही नहीं करना चाहते, क्योंकि 8 लाख करोड़ जो है वो इन लैंडर्स ने पार्क किया विद आरबीआईज रिवर्स रेपो विंडो। लॉट ऑफ बोरोवर्स जो है दे वर नॉट फुली ड्रॉइंग अप टू द सैंक्शनड लोन लिमिट्स ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से बोरोवर्स भी मीन्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं लोन को, तो बैंक्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि वो फंड्स अपने आरबीआई के पास ही रखना चाहेंगे। तो क्या ये सफिशिएंट है जो ये लॉकडाउन का एंटीडोट दिया गया है?
तो जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसके थ्रू एलोकेट किया गया है इंक्लूड्स ऑलरेडी एलोकेटेड मनी ऑफ 6 लाख करोड़ एंड मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसमें से जो 6 लाख करोड़ है वो पहले से ही एलोकेटेड कर चुके थे, ये ध्यान रखिएगा। जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स की गई हैं उसमें कोई भी एडिशनल पब्लिक स्पेंडिंग नहीं है, सिर्फ इसीलिए है ताकि इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव किया जा सके एंड लेकिन जो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन है वो ना हो पाए, उसको प्रिवेंट कर सके, इसलिए ये अनाउंसमेंट्स की गई हैं। पैकेज के अंदर कुछ भी नहीं है माइग्रेंट्स के लिए जिनके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ, एंड कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाए गए कि जो डिमांड है वो इकोनॉमी में किस तरीके से स्टिमुलेट हो सके। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एंड लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करने के लिए? एक तो फ्री फूड एंड कैश ट्रांसफ़र दे इनकमलेस पीपल को, मनरेगा के अकॉर्डिंग लोगों को काम दे जहाँ पर भी वो हैं, अर्बन एरियाज़ में रिवाइव करे एमएसएमईज़ को, जो वर्कर्स हैं जो टाउन्स में रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे, कैश ट्रांसफर्स दे अगर उनके वो रन आउट हो गए हैं, कैश उनके पास नहीं बचा है। पोस्ट पैंडेमिक पीरियड मतलब पैंडेमिक के बाद इंक्रीज़ करें पब्लिक एक्सपेंडिचर में, एजुकेशन पे पैसा खर्च करें, हेल्थ पे करें, स्पेशली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पर, खास करके अर्बन एंड रूरल पुअर को साथ में लेकर। ओके, नाउ वी विल रीड अगेन इकोनॉमिक्स स्टिमुलस पैकेज ही पढ़ेंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनवील किया सेकेंड ट्रांच ऑफ गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट कैंपेन। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार कभी भी सुनने से आपको कुछ भी चीज़ लर्न नहीं हो सकती। आपने टॉपर्स के वीडियोस भी देखे होंगे, आप खुद भी पढ़े होंगे, कभी भी एक बार कोई भी चीज़ आप नई जब पढ़ते हैं तो आपको उसको रिवाइज करना ही करना होता है। ये जो भी पैकेजेस हैं, अभी जैसे हमने फर्स्ट ट्रांच पढ़ा, अब हम सेकेंड ट्रांच पढ़ेंगे, आप 5 टाइम्स बस इसको रीडिंग दे दीजिए, आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। आप अपना दिमाग भी मत लगाइएगा, बस 5 टाइम्स इसको रीड कर लीजिएगा, आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने सेकेंड ट्रांच भी अनाउंस किया आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट कैंपेन का, अगेन इसीलिए ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन हम सब ने देखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3 लाख करोड़ जो कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स दिए बिजनेस को, एमएसएमईज भी थे, एंड 30,000 करोड़ जो है वो लिक्विडिटी फैसिलिटी दी एनबीएफसीज को। नाउ की मेजर्स क्या अनाउंस किए गए, तो फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा सभी माइग्रेंट लेबरर्स को। सो फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा सभी माइग्रेंट वर्कर्स को 2 महीने के लिए, मई और जून। टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, फेयर प्राइस शॉप्स जो है, 100% सबको मीन्स मिल सके खाना, 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम भी लॉन्च करेगी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी, अर्बन पुअर के लिए भी, ताकि उनकी जो लाइफ है वो ईजी हो सके एंड उन्हें अफोर्डेबल रेंट के थ्रू रहना मिल सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी करेगा 2% का, जो भी मुद्रा शिशु लोन्स जो होंगे, मीन्स 50,000 से कम जो लोन्स लेते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जो स्पेशल स्कीम है वो भी लॉन्च की जाएगी विद इन 1 मंथ, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी क्रेडिट दिया जा सके। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इससे फ़ायदा मिलेगा, 5,000 करोड़ उनको दिए जाएंगे। 70,000 करोड़ जो है वो हाउसिंग सेक्टर एंड मिडिल इनकम ग्रुप को मिलेगा, ताकि जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है MIG अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, उसको भी एक्सटेंड किया जा सके। 6,000 करोड़ जो है वो कैंपा के थ्रू, दैट इज कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये भी दिए जाएंगे ताकि एफोरेस्टेशन प्लांटेशन वर्क हो सके, खास करके अर्बन एरियाज में। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जो नेबार्ड है वो एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट भी देगा 30,000 करोड़ का, ताकि जो क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की वो फुलफिल हो सके, एंड जो रीफाइनेंस है वो फ्रंट लोडेड होगा एंड अवेलेबल ऑन टैप, मीन्स जब भी आप चाहेंगे। एक स्पेशल ड्राइव भी कंडक्ट की गई कि कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए पीएम किसान बेनिफिशियरीज को थ्रू किसान क्रेडिट स्कीम्स। फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को भी इंक्लूड किया जाए ताकि एडिशनल लिक्विडिटी मिल सके 2 लाख करोड़ की इन द फार्म सेक्टर। तो जो भी हमने पढ़ा है वो इस सब के अंदर लिखा हुआ है, आप एक बार और इसको रीड कर लेंगे।
ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च किया है। 400 करोड़ का ये इसके अंदर खर्चा आएगा ताकि जो स्टेट है वो अच्छी बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे टेस्ट किया जा सके। तो 6 से लेके 8 न्यू टेस्ट फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर। इससे डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंपोर्ट्स जो है वो रिड्यूस होंगे मिलिट्री इक्विपमेंट के, कंट्री को फ़ायदा होगा इन ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके। 75% फंडिंग जो होगी वो ग्रांट से नीड के थ्रू होगी, 25% स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट फैसिलिटीज़ है ये उम्मीद की जा रही है कि 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो हैं वो भी बनेंगे। ओके बस इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये आप डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये यहाँ पर नहीं है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, लेकिन हमने पहले पढ़ा हुआ है तो ये उसी से रिलेटेड है। देन देखिए 4th एंड 5th ट्रेंच भी आया मेजर्स का टुवर्ड्स गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड इनेबलर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो 4th ट्रेंच के अंदर 8 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया, आपको पता होगा 8 कोर जो है आपके। सो कोल, मिनरल्स, डिफेंस, सिविल एविएशन, पावर सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अलाउ किया जाएगा कि वो ISRO की फैसिलिटीज़ यूज़ करें, दूसरे एसेट्स भी यूज़ करें ताकि उनकी कैपेसिटीज़ इम्प्रूव हों। रिसर्च रिएक्टर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ताकि जो मेडिकल आइसोटोप्स है उन्हें प्रोड्यूस किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग को भी बढ़ाएगा अप टू 30% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी कि इंडियन एयर स्पेस की यूटिलाइजेशन, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको ईजी किया जाएगा। इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जाएगा फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। एक कॉम्पोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रेजाइम भी बनेगा मिनरल्स के लिए ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ सके मिनरल सेक्टर के अंदर। डिस्टिंक्शन डिफरेंस बताया जाएगा बिटवीन कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस ताकि जो ट्रांसफ़र है माइनिंग लीजेस का एंड सेल हो सके सरप्लस अनयूज्ड मिनरल्स का वो रिमूव किया जा सके। कमर्शियल जो माइनिंग है कोल सेक्टर के अंदर जो रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर होती है इंस्टेड ऑफ रेजाइम ऑफ फिक्स्ड रुपी टन टू बी इंट्रोड्यूस्ड। एंड कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन राइट्स भी ऑक्शन की जाएंगी फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड। FDI लिमिट जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो भी बढ़ाई जाएगी 49% से 74%। पावर डिपार्टमेंट्स जो यूटिलिटीज़ है यूनियन टेरिटरीज के अंदर उन्हें भी प्राइवेटाइज्ड किया जाएगा। एंड 5th ट्रेंच जो लास्ट ट्रेंच था तो 40,000 करोड़ अंडर मनरेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट मिल सके। जो न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी है वो प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ करेगी कि वो हर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री के अंदर एंटर करें। एंड जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के अंदर ही रहेंगी। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के अंदर मीन्स कम से कम एक एंटरप्राइज जो हो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर रहे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अलाउ किया जाएगा। तो अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होंगी वो दूसरे सेक्टर्स में क्या हो जाएंगी, प्राइवेटाइज्ड हो जाएंगी। कंपनीज एक्ट का डीक्रिमिनलाइजेशन मीन्स जो छोटे छोटे टेक्निकल जो प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, जैसे जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो शॉर्टकमिंग्स हो जाती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग को नहीं डिले कर देते हैं, ठीक है, तो इनको ठीक किया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा मीन्स फिस्कल रूम मिलेगा करंट क्राइसिस में कि वो भी अपनी जो बोरिंग लिमिट्स हैं वो 3% से 5% तक बढ़ा सकती हैं ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हेल्थ पर वो बढ़ाया जाएगा। इन्फेक्शियस डिसीजेज हॉस्पिटल ब्लॉक सेटअप किए जाएंगे। देन प्राइम मिनिस्टर ई विद्या जिसके थ्रू मल्टी मोड एक्सेस मिलेगा डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन का। मनोदर्पण इससे साइको सोशल सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फैमिलीज़ को। देन नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन ताकि हर बच्चा लर्निंग लेवल्स को एंड आउटकम्स को सीखे इन ग्रेड 5 बाय 2025। इसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में, ये लॉन्च कर दिया जाएगा। और इन्हेंसमेंट होगा ईज ऑफ डूइंग मिनिमम थ्रेशोल्ड ताकि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं उनको बढ़ाया जा सके अप टू 1 करोड़, जबकि अभी सिर्फ 1 लाख ही है। सस्पेंड किया जाएगा कि कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अभी इनिशिएट ना
हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो कोविड-19 को एक्सक्लूड भी कर सकती है, मीन्स उससे रिलेटेड जो भी डेप्ट है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट। देन डायरेक्ट लिस्टिंग होगी सिक्योरिटीज़ की बाय इंडियन पब्लिक कंपनीज। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो लिस्ट करेंगी अपनी नेशनल कम्युनिकेबल डिसीजेज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, नॉट टू बी रिगार्डेड एज लिस्टेड कंपनीज। तो थोड़े फैक्ट्स हैं, यू हैव टू लर्न इट। देन जम्मू एंड कश्मीर डिफाइंस रूल्स फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि किस तरीके से वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू करेंगे यूनियन टेरिटरी के लिए। मैं दोबारा से बताना चाहूँगी कि ये हमने अप्रैल के ही करंट अफेयर्स में किया है, ज़्यादा पुराने वीडियोज़ में नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगेन कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं सभी टॉपिक्स दोबारा से पढ़ाऊँगी। तो ये रूल्स जो है वो सिंपल, टाइम बाउंड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं कि कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 को भी अमेंड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 देखें तो इसके अंदर जो नॉन लोकल्स हैं वो भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 डेज़ का टाइम होगा सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन बन गई है। अगर आपको किसी भी पोस्ट में अपॉइंटमेंट चाहिए यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम बाउंड लेके आना है तो कोई भी ऑफिसर लायबल नहीं होगा कि वो सर्टिफिकेट को इशू करे, अदरवाइज पेनलाइज्ड होगा। मीन्स अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो 50,000 रुपये का आप उसके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। कोई भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स या जो उनके बच्चे अगर जम्मू एंड कश्मीर के बाहर रह रहे हैं तो वो भी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, उन्हें भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिलेगा। सिंपल उन्हें अपना एक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, राशन कार्ड कॉपी दिखानी होगी, वोटर कार्ड दिखाना होगा या कोई और दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट। जो बोनेफाइड माइग्रेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे विद द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके, लाइक इलेक्टोरल रोल्स ऑफ 1988, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ बैकग्राउंड देखें तो 31 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 पास किया। इसके अंदर डोमिसाइल कौन होगा? कोई भी पर्सन जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा हो 15 साल से या वहाँ पर पढ़ रहा हो 7 साल से, क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम दिए हों, तो वो डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए कंसीडर किया जाएगा। इस मूव के इम्प्लीकेशन क्या रहेंगे? इन ऑर्डर के थ्रू जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हैं या वो चिल्ड्रन जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर हैं या जो सफाई कर्मचारीज हैं, उन्हें भी डोमिसाइल स्टेटस मिल पाएगा। दे विल ऑल्सो बिकम एलिजिबल। नाउ वी विल रीड अबाउट शेकतकर कमिटी रिकमेंडेशंस। तो देखिए ये भी हमने आपके अप्रैल के करंट अफेयर्स के अंदर किया है। तो अगर देखिए, अगर आप 2020 का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2021 का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भी आपको अगर 2021 का देंगे फिर तो आपको करना ही करना है, 1 साल का करंट अफेयर तो करना ही करना होता है। लेकिन अगर आप 2020 का दे रहे हैं तो आपको अप्रैल से, मीन्स लास्ट ईयर से, हमने तो जून से वीडियो बनानी शुरू की है और अब एग्ज़ाम डिले भी हो गया। आई थिंक जून से सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए जून से लेके अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम है, 1 साल 4 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इतना भी बहुत होता है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे भी और जाएंगे ना तो फिर रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे हम। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये इनफ है। तो आप इन वीडियोस को देखें, मोर देन सफिशिएंट है। एंड आप ये इनसाइट्स का आज आई थिंक रिवीजन प्लान भी अपडेट कर दिया गया, उसको फॉलो करें। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आसानी से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अब देखिए शेकतकर कमेटी रिकमेंडेशन, तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं इन्होंने। ये कमेटी थी एक्सपर्ट्स की। लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकतकर जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर बनाई गई। इन्होंने अब सारी अच्छी अच्छी बातें की है। रोड कंस्ट्रक्शन को जल्दी जल्दी रोड कंस्ट्रक्शन करो। रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको और आउटसोर्स करो, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ऑप्टिमल कैपेसिटी के बाहर भी। जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड है उसको यूज़ करो, जिसके थ्रू जो है कॉस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा लगेगी, लेकिन फ़ायदा होगा। प्रोक्योरमेंट जो पावर्स है वो 7.5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे फिर वो
डोमेस्टिक हो या फिर चाहे फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स हो। जो लैंड एक्विजिशन है या जो दूसरे स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज हैं जैसे कि फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इनको भी अप्रूवल चाहिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। अगर हम ईपीसी मोड ऑफ एग्जीक्यूशन को अडॉप्ट करेंगे तो ये मैंडेटरी है कि हम वर्क को अवॉर्ड करें जब सिर्फ 90% ही स्टैट्यूटरी क्लियरेंस ऑब्टेन हुए हैं एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ COE मीन्स कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। नाउ कुछ और रिकमेंडेशंस भी दी हैं इन्होंने, वही कि सिग्नल्स एस्टैब्लिशमेंट्स का ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, जिसके अंदर रेडियो मॉनिटरिंग कंपनीज, कॉप्स एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट्स, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट्स, कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट्स। आई थिंक ये हमने इन्हीं वीडियो के अंदर किया है मई के करंट अफेयर में। रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी रिपेयर एक्लॉन्स का इन द आर्मी, जिसके अंदर बेस वर्कशॉप्स, एडवांस्ड बेस वर्कशॉप्स ये सब इंक्लूड होंगी। रीडिप्लॉयमेंट होगा ऑर्डिनेंस एक्लॉन्स का, ताकि व्हीकल डिपोर्ट्स को इंक्लूड किया जा सके, ऑर्डिनेंस डिपोर्ट्स को, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोर्ट्स को। बेटर यूटिलाइजेशन हो सके सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्लॉन्स का एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स का। क्लोज करना होगा मिलिट्री फार्म्स को एंड आर्मी पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट्स को इन पीस लोकेशंस, ताकि थोड़ी बचत हो। स्टैंडर्ड्स को इन्हांस करना होगा ताकि क्लरिकल स्टाफ एंड ड्राइवर्स को भी रिक्रूट किया जा सके इन द आर्मी। दूसरे रिफॉर्म्स क्या सजेस्टेड है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो GDP का 2.5 से 3% रहता है एंड जो मीन्स होना चाहिए। जॉइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज बने ताकि ट्रेन किया जा सके मिडिल लेवल ऑफिसर्स को। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल बनाया जाए पुणे के अंदर, उसको ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाए। नाउ जनरल फाइनेंशियल रूल्स, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं कुछ अमेंडमेंट्स इन जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी वैल्यू 200 करोड़ से कम है उन्हें डोमेस्टिक फर्म से ही लिया जाए। ओके, ताकि MSMEs को फ़ायदा मिले एंड ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर भी इंक्लूडेड था। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स वो रूल्स हैं जो कि डील करते हैं उन मैटर से जिसके अंदर पब्लिक फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। ये 1947 में सबसे पहले इशू किया गया था एंड ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को भी पर्टेन करती हैं, मीन्स उन्हें भी मानती हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो सभी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं। डिटेल इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरीके से गुड्स को प्रोक्यूर किया जाएगा, विच आर इशूड बाय द प्रोक्यूरिंग डिपार्टमेंट्स। ओके, Now we will read about domicile rules for Jammu and Kashmir. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने 2010 का जो लेजिस्लेशन है उसे अमेंड कर दिया, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एंड इसके अकॉर्ड जगह जो है टर्म आ गई है परमानेंट रेजिडेंट्स विद डोमिसाइल्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके थ्रू जो डोमिसाइल है उसको रिडिफाइन किया, अभी हमने पढ़ा भी था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 के थ्रू, जो कि सेक्शन 96 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में इशू किया गया है। 2010 का जो एक्ट है वो बताता है कि सिविल सर्विसेज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, डिविजनल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, वो दी जाएगी एंड जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वही एलिजिबल है कि वो गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। पहले ऐसा था लेकिन अब सबके लिए हो जाएगा। जो डोमिसाइल रूल्स है वो अमेंडेड ऑर्डर्स में डिफाइन किए गए, अभी देखिए मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था एंड जो पावर है वो भी तहसीलदार को दी गई है। देखिए रीडेफिनेशन ऑफ डोमिसाइल्स ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया है कि 15 साल अब वहाँ आप रहने चाहिए, 7 साल आपने पढ़ाई की हो, 10th 12th के अंदर आपने एग्ज़ाम दिए हों, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको कल अप्रैल के करंट अफेयर में भी पढ़ाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो चिल्ड्रन होते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के ऑफिशियल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, तो टोटल पीरियड ये भी वहाँ पे 10 ईयर्स तक इन्होंने काम किया हो तो इनको भी डोमिसाइल मिल जाएगा। एंड वो लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर रह रहे हैं लेकिन चिल्ड्रन है रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्हें भी डोमिसाइल मिल जाएगा। क्या रूल्स है वो ही अगेन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 15 डेज़ के अंदर इशू करना होगा, अगर नहीं किया तो 50,000 रुपये का फाइन। एंड जो रेजिडेंट्स जो मीन्स दूसरे स्टेट में रह रहे हैं उन्हें भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल पाएगा थ्रू परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, राशन कार्ड कॉपी, वोटर कार्ड एंड एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। वो माइग्रेंट्स जो रजिस्टर्ड नहीं है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, जैसे कि इलेक्टोरल रूल्स 1988 का, एंड उन्हें भी सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो इससे जो एक बात और, जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ है एंड जो चिल्ड्रन है उन वुमेन के जिन्होंने नॉन लोकल से मैरी की, मीन्स पहले ऐसा था कि अगर आपने शादी जम्मू एंड कश्मीर से बाहर कर ली है अगर किसी लड़की ने, तो उनको भी मतलब वहाँ पर जॉब नहीं मिलती थी, तो अब वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 फरवरी को जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर
अफेयर्स है उन्होंने पार्लियामेंट्री पैनल को एक रिप्लाई देते हुए कहा था कि 84,000 वैकेंसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके अंदर से 22,078 मतलब 22,078 क्लास 4th एम्प्लॉयज़ की हैं, 54,375 नॉन गैजेटेड की है एंड 7,552 गैजेटेड लेवल की है। पॉलिसी को अपोज क्यों किया जा रहा है? ओपोनेंट्स का कहना है कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं उससे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। जो अमेंडेड डोमिसाइल लॉ है वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग मींस पिटिशंस भी फाइल हुई हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ वी विल रीड अबाउट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं BS6 एमिशन नॉर्म्स फॉर क्वाड्री साइकिल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कुछ नोटिफिकेशन इशूज किए रिगार्डिंग द एमिशन फॉर L7 दैट इज क्वाड्री साइकिल कैटेगरी फॉर BS6 एंड सभी कैटेगरी व्हीकल्स को इनकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी होगी। ये यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड मोटरसाइकिल टेस्ट साइकिल के लाइंस के ऊपर बने हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मीन्स मेज़र किया जाता है कि फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ, कितना एमिशन हो रहा है। ग्लोबल टेक्निकल रेगुलेशंस को देखा जाता है अंडर UN वर्ल्ड फोरम, ताकि व्हीकल रेगुलेशंस को भी हार्मोनाइज किया जा सके, ऑल्सो नोन एज WP29। क्वाड्री साइकिल ये आप देख सकते हैं, क्वाड्री साइकिल ये एक्चुअली में 3 व्हीलर है। लाइक ऑटो रिक्शा आपने देखा होगा ना, 3 व्हीलर्स होते हैं। तो साइज ऑफ 3 व्हीलर लेकिन है 4 टायर्स। तो साइज तो ऑटो टाइप है, ठीक है, लेकिन है 4 टायर्स, मतलब कार की तरह दिखते हैं। इंजन भी 3 व्हीलर वाला ही होता है, तो जिससे ये सस्ते बन जाते हैं, सेफ होते हैं। डायमेंशंस क्या है? ये 3.6 मीटर से लंबे नहीं हो सकते। इनका जो इंजन है वो 800 सीसी से कम नहीं हो सकता। इनका जो वेट है वो 475 किलोग्राम से भी कम नहीं हो सकता। इनको रेगुलेट इंडिया में करते हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने क्वाड्री साइकिल सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया विद नेसेसरी स्टैंडर्ड्स टू प्रोड्यूस द व्हीकल। इसके थ्रू अप्रूव किया गया है व्हीकल को फॉर बोथ कमर्शियल एंड प्राइवेट यूज। Now, ensure transport food for migrants, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर एंड स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सेंटर को एंड स्टेट को कि वो इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट फूड एंड शेल्टर दे फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, क्योंकि ये उनकी फंडामेंटल राइट्स भी है। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी इनएडिक्वेसीज हो गई हैं, बहुत सारे लैप्सेस हो गए हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और वो क्राइसिस जो है वो अभी भी चल रहा है। जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अभी भी रोड्स पर, हाईवेज पर, रेलवे स्टेशंस पर, स्टेट बॉर्डर्स पर मीन्स बैठे हुए हैं एंड मीन्स इस सिचुएशन को रिडीम करने की ज़रूरत है। कुछ ये आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन से रिलेटेड आई थिंक कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इशू कुछ माइग्रेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ तो काफ़ी सारे जो हज़ारों माइग्रेंट्स थे उनकी जॉब हट गई, घर वो पैदल जाने लग गए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट था नहीं। कुछ लोग स्टेट बॉर्डर्स पर रुके, शेल्टर्स भी उनको मिले। कुछ लोग ट्रेन ट्रैक्स पर चले, कुछ लोग हाईवेज पर चले। अप्रैल का जब लास्ट के कुछ दिन थे तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की कि उन्हें घर वापस भेजा जाएगा बस के थ्रू। 1 मई को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, लेकिन फिर भी वो अपने घर वापस जा रहे थे क्योंकि वो वेट ही नहीं करना चाहते थे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे ट्रेन की टिकट वगैरह बुक कराने के लिए। 9 मई को 16 वर्कर्स जो थे वो अपने घर वापस आ रहे थे, मध्य प्रदेश आ रहे थे, महाराष्ट्र से, एंड वो लोग रेलवे ट्रैक पे रेस्ट करने के लिए बैठे एंड सो गए एंड उनको जो गुड्स ट्रेन, जो मालगाड़ी ट्रेन थी, उन्होंने 16 वर्कर्स को मार दिया। एंड आपको बड़ा अचंभा होगा उनके पास देखे दैट दे डोंट हैव एनी मनी, एंड ये काफ़ी दिखाया था कि उनके पास रोटियां थी, वो लोग रोटी बनाकर लेकर जा रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड माइग्रेंट वर्कर का अगर मान लीजिए कोई एस्से आता है उसके अंदर आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट ने क्या कहा है? कोर्ट जो है वो माइग्रेंट लेबरर्स की प्रॉब्लम्स को देख रहा है। जो इनकी क्राइसिस है वो आज भी कंटिन्यू है, 1800s में भी कंटिन्यू थी। काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल रोड्स पर है, हाईवेज पर है, रेलवे स्टेशन पर है, स्टेट बॉर्डर्स पर है। मीन्स उन्हें कोरोना वायरस से डर नहीं है, दे सिंपली वॉन्ट टू गो बैक टू देयर होम। ऐसी प्रेजेंट सिचुएशन में इन्हें हेल्प की ज़रूरत है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत है ताकि इस सिचुएशन से उनको बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पीएम से रिक्वेस्ट की है कि वो लेबर लॉज को डाइल्यूट ना करे। इन्होंने कंसर्न शो किया, अर्ज किया प्राइम मिनिस्टर को कि वो क्लियर मैसेज दे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि इंटरनेशनल लेबर लॉज जो है उनको मेंटेन करके रखा जाए।
ऐसा क्यों? काफ़ी सारे 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को जिनेवा के अंदर लिखा ऑन May 14 की जो इंटरवेंशन करें वो लोग, वर्कर की राइट्स को प्रोटेक्ट करें, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करें। यूपी, एमपी एंड गुजरात और भी काफ़ी सारी स्टेट्स ने लार्ज नंबर ऑफ लेबर लॉज जो थे वो सस्पेंड कर दिए थे 2 से 3 साल तक, एंड उनको डाइल्यूट कर दिया था इन एन अटेम्प्ट टू वू इंडस्ट्री इन एमिड्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो जो इनके लॉज है जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1952, तो जो लेबर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। मींस वैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, अगर कोई दिक्कत हो गई तो सेंट्रल का रोल वहाँ पर चलेगा। एस्टिमेट्स जो है वो डिफर कर रहे हैं, 200 स्टेट लॉज है, 50 सेंट्रल लॉज है, लेकिन कोई भी डेफिनेशन नहीं है लेबर लॉज की। तो 4 कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको डाटा दिखा देती हूँ। ये आपके हैं रेगुलर अर्बन वर्कर्स हो गए, रेगुलर रूरल वर्कर्स हो गए, कैजुअल अर्बन वर्कर्स हो गए, कैजुअल रूरल वर्कर्स हो गए। तो इसको एक बार आप खुद से रीड कर लें। लेबर लॉज को क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल है। लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो फर्म्स हैं, मींस वो न्यू वर्कर्स को हायर तो कर लेती है, क्योंकि बिकॉज फायरिंग दैम रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल्स। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। देखिए, ये आगे किया जाता है कि अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उनको हटाने से पहले गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, तो इससे वो लोग उनको नहीं हटा पाएंगे। सो इससे ग्रोथ ऑफ फर्म्स जो है एंड एक रॉ डील मिलती है कि वर्कर्स के साथ कैसे डील किया जा सके। ठीक है, कुछ चेंजेस देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया कि जो बिजनेस है उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा लेबर लॉज से नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। मध्य प्रदेश ने 1000 डेज के लिए। तो इसलिए कंसर्न्स थे, इसलिए जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लिख दिया कि राइट ऑफ वर्कर्स को डिनाई करना इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स। इससे वर्कर्स के बीच में इनसिक्योरिटी आई, डी सेपरेट कंडीशंस आई वर्कर्स के लिए। नाउ व्हाट इज सेडिशन लॉ? तो सेडिशन लॉ, असम के एमएलए को एक बेल मिली है इन सेडिशन केस। एमएलए लॉज हुई थी असम के नागौन जेल में 1 महीने पहले सेडिशन एंड दूसरे चार्जेस के लिए। कोविड-19 क्वारंटीन, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक प्रोवोकेटिव वीडियो डाल दी थी, तो उन्हें आईपीसी के 4 सेक्शंस के अंदर बुक किया गया, 124A के अंदर भी एंड 153A के अंदर भी, कि वो कम्युनल डिसहार्मनी को प्रमोट कर रहे हैं। सेडिशन लॉ 124A ऑफ आईपीसी के अंदर आता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा हेटर्ड या कंटेम्प्ट देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो इंडिया में इलीगल है 1870 से ही। इसको सबसे पहले इंग्लैंड ने 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट किया था कि सिर्फ गुड ओपिनियंस ही गवर्नमेंट के सरवाइव करेंगे। फिर इसको सेडिशन लॉ को हमने भी बोरो किया, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में डाल दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने भी इसको यूज़ किया ताकि फ्रीडम फाइटर्स को कन्विक्ट किया जा सके एंड सेंटेंस किया जा सके, क्योंकि वो लोग खिलाफ बोलते थे ना इनके। इसके सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी को पकड़ा गया था 1897 में, क्योंकि जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट हुआ था ब्लेक प्रोबोनिक, उसमें इन्होंने इनके खिलाफ बोल दिया था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल संवैधानिक बताया, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेडिशन को अपहेल्ड करते हैं एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच या जो राइगरस वर्ड्स हैं अगर वो स्ट्रांगली क्रिटिकल हो गवर्नमेंट के तो उसको भी ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी कहा गया कि सिर्फ स्लोगन देने से सेडिशन नहीं होता। सेडिशन लॉ को क्यों रिपील कर देना चाहिए? क्योंकि ये एक अनएथोराइज सेल्फ सेंसरशिप है। मीन्स सिटीजन जो है वो जो डेमोक्रेसी के अंदर करना चाहते हैं उसको कभी कभी सप्रेस किया जा सकता है, एंड जो गांधी जी की फिलॉसफी थी राइट टू डिसेंट वो भी डिस्ट्रॉय होती है। सो मैंने आज सिर्फ आपको 25 पेजेस ही करा रही हूँ, ओके, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर 35 पेजेस करा दूँगी। इसके साथ साथ आप वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कर दें, ओके। सो थैंक यू सो मच।